और 12th में भी 99+। और हमारे टाइम में तो आप हमें पीट पीट के रेल बना देते थे, लेकिन हमारे 60% से ऊपर नंबर नहीं आते थे। तो उस आपने हमें सामान्य व्यक्ति को एक विशेष का समझने की भूल की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छड़ी छीन करके वाकई में अध्यापक के हाथ सरकार ने बांध दिए हैं या बच्चों को आज़ादी दी गई है? अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पॉइल द चाइल्ड। हाँ, और भय बिना प्रीत नहीं, भय बिना प्रीत नहीं। समझ गए। तो इसलिए क्या है कि बच्चे को इतना थोड़ा सा रहना चाहिए कि अगर मैंने किसी प्रकार की उद्दंडता की या एक हद से जब मैं आगे ज़्यादा आगे बढ़ा तो मुझे शारीरिक दंड भी मिल सकता है। हकीकत में ये है, और वर्तमान में ये कह रहे हैं कि 99% मार्क्स आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 90% मार्क्स आते हैं ना, वो उस पुस्तक के लेखक से भी बड़ा है। जिस देश की जवानी जेलों में बंद हो, उस देश का भविष्य क्या होगा ये तो ईश्वर ही जाने। जो ब्लैक बोर्ड से लेकर दफ्तर तक ईमानदारी निभाते रहे, गुरु बनकर भी और अधिकारी बनकर भी रास्ता दिखाते रहे, वो कलम के सच्चे सिपाही, उसूलों के रखवाले हैं। ऐसे गुरुजी सच में समाज के उजियाले हैं। जय हिंद दोस्तों, सेंट जोस के सैल्यूट अवर रियल हीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं हमारे एरिया के ऐसे सितारे से जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान बहुत ही ईमानदारी और सच्ची सेवा के साथ एक उत्कृष्ट उदाहरण समाज के सामने पेश किया है। हमारे प्रिय गुरुजी प्रताप जी कस्वां से आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर के और DEO जिला शिक्षा अधिकारी तक के पद को सुशोभित किया है। आज उनसे एक छोटी सी मुलाकात में उनके अनुभवों के बारे में आपको साझा करने वाले हैं। वो आज ये मिलते हैं प्रताप जी सर, क्योंकि पुराने समय में आप लोग या हमारे गुरुजन जो भी हैं तो हमें छड़ियों से इतना पीट देते, हम घरों में जाकर के कभी यूँ भी नहीं कहते थे कि हमारी पिटाई हो गई है। और अभी वाकयान अपने यहाँ पे ही देखा है अपने राजगढ़ के अंदर, बल्कि एक प्राइवेट स्कूल की एक संस्थान में जहाँ पे किसी अध्यापक द्वारा बच्चे को पिटाई करने के बाद उनके पेरेंट्स बाकायदा थानों तक जाने की नौबत आ गई है। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? छड़ी छीन करके वाकई में अध्यापक के हाथ सरकार ने बांध दिए हैं या बच्चों को आज़ादी दी गई है? नहीं, वैसे तो देखा जाए ना तो छड़ी अध्यापक के हाथ में अच्छी शोभा नहीं देती, अध्यापक के हाथ में पुस्तक की शोभा देती है। लेकिन एक बात और भी है कि जो स्कूलों में विद्यार्थी जाते हैं वो सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं। उन्हीं में से आप ये देखो, समाज में जो जितने तरह के लोग हैं ना, वो उतने तरह के लोग स्कूलों में भी हैं। तो कंप्लीटली मान लो बैन करना इसको कि भी आप उसको छेड़ ही नहीं सकते, ये थोड़ा गलत है। थोड़ी सी छोटी मोटी तो सजाएं देने का उसे अधिकार होना ही चाहिए, जिससे क्या है कि यूँ कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पॉइल द चाइल्ड। हाँ, और भय बिना प्रीत नहीं, भय बिना प्रीत नहीं, समझिए। तो इसलिए क्या है कि बच्चे को इतना थोड़ा सा रहना चाहिए कि अगर मैंने किसी प्रकार की उद्दंडता की या एक हद से जब मैं आगे ज़्यादा आगे बढ़ा तो मुझे शारीरिक दंड भी मिल सकता है, ये भय तो होना ही चाहिए। और मान लो भाई जैसे ये अपने राजगढ़ में हुई, ये तो क्या है कि लोग अपने बेकार की दादागिरी दिखाने का काम करते हैं। मान लो किसी अध्यापक ने उसको 2 चांटे लगा भी दिए तो उसको कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात, व्यक्तिगत स्तर पर कहा जा सकता है। उसका इतना वो बवंडर बनाना और उसका आंदोलन छेड़ना, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना, जबकि उस बच्चे की हरकत क्या थी? हाँ, हरकत FIR तो उस बच्चे के गार्जियन पर होनी चाहिए कि तेरा बेटा इतना वो उदंडी है। हाँ। ऐसी इस तरह के बैगाबोन टाइप में बच्चे के वो स्कूल के सारे वातावरण को खत्म कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक अध्यापक के सामने ही अगर बच्चा सामना कर लिया तो फिर बचा क्या? हाँ। और उसको इतना बड़ा तूल देना और फिर यूँ और कहते हैं वकालत। अरे तो वकालत करते हो तो यार झगड़े और दुनिया में समाज में कराने के बहुत हैं। स्कूलों में झगड़ा शुरू करवा दिया क्या? ये गलत है, बहुत गलत था उनका ये दिखाना। और बाकी वास्तव में उसमें कोई पिटाई वाली बात भी नहीं थी कोई ज़्यादा। मान लो किसी ने 1-2 चांटे लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अपना सबसे बड़ा दोस्त तो उन लोगों का भी है जो मतलब ऐसे आंदोलनों में शामिल हुए। मैंने मेरे जीवन काल में देखा है जी, हमने भी बच्चों को चांटे लगाए। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं ना सर, आपकी छड़ियों से पीट पीट करके तो हमने बच्चों को चांटे लगाए, लेकिन जिन बच्चों को चांटे लगाए ना वो हमारा
उससे ज़्यादा आदर करता था, बिल्कुल। क्योंकि उनको हमारे प्रति उसका स्नेह था। स्नेह होने के कारण क्या है कि अगर पीटा ना तो उस समय उसके एक दिमाग में आ जाता था कि मेरी कोई गलती है तो ही मेरे को पीटा, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो बच्चा सुधर जाता है। सुधर जाता है। और वो बच्चे फिर क्या उसके बाद में क्या करते हैं, फिर वो बाद में आकर के कई बार कहते हुए हैं कि सर मैंने देखो उस दिन के बाद में, हाँ वो अच्छी बात है। हाँ, तो पूछते हुए तो ऐसी बात है कि ये छड़ी तो ठीक नहीं है, लेकिन एक तरह से बिल्कुल ही कोई चीज़ को समाप्त कर दिया जाए तो फिर ठीक है। पुलिस में भी, थानों में भी पिटाई बंद कर दो ना। हाँ, वहाँ पे भी आप। और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर फांसी की सजा तो बहुत से देशों में तो माफ है, तुम भी बंद कर दो। हाँ, वो भी अपराधी है। अपराधी वो करते हैं। सही बात है। बख्श तो दे दो, हमने ऐसे संस्थान खोल दो ना जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाए या उनको सुधार करा ऐसे बना दो कि उसमें वो सुधर करके इंसान पैदा हो जाए। और उदाहरण पेश करो ना कि ये देखो इसने ये कांड किया था और आज देखो ये इतना बढ़िया इंसान बन गए। तो उनको वो करना चाहिए ना। बेकार का यूँ किसी के कहने मात्र से कानून बना देना ये कोई बात नहीं। और 12th में भी 99+, और हमारे टाइम में तो आप हमें पीट के रेल बना देते थे, लेकिन हमारे 60% से ऊपर नंबर नहीं आते थे। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वहाँ पे बच्चे आज के टाइम ज़्यादा जीनियस हो गए हैं, और या फिर शिक्षकों की कॉपी जांच करने की जो शैली है उसमें थोड़ा लचीलापन आ गया है? मैं हकीकत में ये है, और वर्तमान में ये कह रहे हैं कि 99% मार्क्स आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 90% मार्क्स आते हैं ना, वो उस पुस्तक के लेखक से भी बड़ा है। बड़ा है, सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई हकीकत में उस बच्चे से पूछताछ की जाए ना तो पूछा जाता है तो उस बच्चे को मतलब उतना नॉलेज नहीं होता जितने उसके अंक आते हैं। अंक दे रखे कि उस समय अध्यापक के पास केवल एक ही काम होता था, केवल पढ़ाने का काम। आज के शिक्षक के पास 50 काम, बिल्कुल। उसको पढ़ाने का तो समय कहाँ मिलता है। वो सुबह जा करके तो अपनी हाजिरी उस मोबाइल से लगाने लगता है, फिर कोई सूचना एकत्रित मोबाइल से करो, सूचना उसको भेजो, कभी SIR में, कभी BLO लग गया, कभी कोई सरकारी योजनाओं के लिए रैली निकाल रहे हैं। हाँ, कभी जनगणना में ड्यूटी लग गई है। अब तो मैं कह रहा हूँ कि 30% समय नहीं मिलता बच्चों मतलब शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पूरे डेटा इकट्ठे किए जाएं तो 30% समय पढ़ाने का नहीं मिलता इनको। और हमारे समय में ऐसा था कि टीचर का काम केवल एक ही होता था, अध्यापन करवाना। तो अब मैं उसमें बहुत फर्क है। ये जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये खुश हो रहे हैं, ये कोई अच्छा नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि जितनी शालीनता और जितनी सम्मान के साथ मैंने शिक्षा विभाग की सेवाएं पूर्ण की, ऐसा गौरव मैं ये मानता हूँ बिरले को ही मिलता है। विविध किया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक रहे हैं आप, उसके बाद द्वितीय श्रेणी अध्यापक रहे, उसके बाद प्रधानाचार्य रहे, और प्रधानाचार्य के बाद आप BEO रहे, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर भी रहे, और उसके बाद आप अंत में DO तक रहे। तो आपने पूरी शिक्षा प्रणाली सर देखी। सारी योजनाएं बढ़िया है, लेकिन उस योजनाओं का फीडबैक नहीं लिया जाता, उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम है ना वो कमज़ोर है। कई ऐसे स्कूल मिल जाएंगे आपको जिसका आज़ादी से जब से वो स्कूल खुले हैं तब से लेकर आज तक किसी भी शिक्षा अधिकारी ने वहाँ पैर तक नहीं रखा। अच्छा, इसलिए नहीं गया। हमारा काम ये नहीं है कि हम उस स्कूल में जाकर के थानेदारी करें, इसलिए नहीं गया। हमारा काम ये नहीं है कि हम उस स्कूल में जाकर के थानेदारी करें। और अच्छी चीज़ सारी जगह फैलती है, बुराई वहीं रुक जाती है। इसका वजह क्या है? तो सरकार इन बातों को नहीं देखती। सरकार ये चाहती है कि हमारे जो रिजल्ट है, हमारा रिजल्ट प्रतिशत में बढ़ जाए, हकीकत कुछ भी रहे। प्राइवेट स्कूल वर्सेज सरकारी स्कूल, क्या कारण है भी सरकारी स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूलों से आज के समय पिछड़ते जा रहे हैं? तो उसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। उसमें यूँ है कि वर्तमान में क्या है कि एक जो है सरकारी स्कूलों में सारी पोस्टें भरी हुई नहीं होती। प्राइवेट स्कूलों में जैसा भी कोई होगा अध्यापक, लेकिन उसमें अध्यापक मिलेगा ही मिलेगा। सही बात। प्राइवेट सरकारी स्कूलों में कई विषयों की पोस्टें तो पूरी साल भर खाली रह जाती। कई बार ऐसा होता है कि साल के बीच में ट्रांसफ़र हो गया, वो आदमी चला गया, उसके बाद साल खाली रह गई। तो सबसे पहली समस्या तो ये है कि यहाँ सरकारी स्कूलों में अब वर्तमान में देखा जाए तो चंद स्कूलों को छोड़ करके किसी भी विद्यालय में सारी पोस्टें भरी हुई नहीं। दूसरी बात यह है कि जितने भी सरकारी योजनाओं के कार्यक्रम में भाग लेने की बाध्यता सरकारी स्कूलों पर है, प्राइवेट स्कूलों पर न के बराबर है। न तो उसमें BLO लगता है, न कोई SIR का काम है, न किसी मतलब अन्य कामों में मतलब सरकारी शिक्षकों को उलझाए रखा जाता है। वो उसमें क्या, एक बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कभी कोई रैली निकाल रहे हैं, कभी कोई दौड़ में भाग ले रहे हैं, कभी कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के कामों के कारण से क्या है कि अभिभावक है वो भी ये सोचता है कि इन स्कूलों में पढ़ाई तो होती नहीं, तो क्यों बच्चों को वहाँ भेजें। अगर आज उन सारे जैसे प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने छोड़ रखा है, इस तरह से पढ़ाने का ही काम सौंप दिया जाए तो ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे।
और अपन भी देखते हैं भाई, जो बच्चे एग्ज़ाम फाइट करके अच्छी मेहनत करके जो टैलेंटेड बंदे हैं वो गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, और बल्कि जो हमारे जैसे बचे हुए बीए बीएड किए हुए वो इन प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। लेकिन अपन जब रिजल्ट का स्तर देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल उनकी बजाय बहुत ही ऊपर ओहदे में मिलते हैं। तो वहाँ पे आप सरकारी शिक्षकों की कमी मानते हैं और या फिर सरकारी सिस्टम की कमी मानते हैं? नहीं, वो तो एक बात है, सरकारी सिस्टम की कमी है। सरकारी सिस्टम अगर मान लो उसमें से ये समस्या हटा देगा ना, अध्यापक को केवल पढ़ाने का ही काम सौंप दे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में तो योग्यतम व्यक्ति हो। तो एक और मैं बताऊं, प्राइवेट स्कूलों के कारण से एक नई स्थिति पैदा हुई है। क्या पैदा हुई है कि प्राइवेट स्कूल में जाने वाला प्रत्येक बच्चा एक अपना टिफिन ले जाता है, प्रत्येक बच्चा अपने पानी की बोतल ले जाता है। वो न तो कभी उनकी सामूहिकता कहीं है ही नहीं। सरकारी स्कूल में जो बच्चा जाता है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, किसी भी धर्म संप्रदाय का मानने वाला है, किसी जाति का है, वो सारे के सारे एक जगह पानी सबको पीते हैं। समानता का अधिकार है उधर। एक जगह पानी पीते हैं, एक जगह बैठते हैं, एक आपस में बात करते हैं। तो उनमें क्या है कि एकाकीपन की जो बात है ना, अकेलेपन की बात, वो नहीं आती, वो खत्म हो जाए। प्राइवेट स्कूल में क्या है कि एक बच्चे के दूसरे बच्चे के टिफिन में फर्क है ना, तो दो बच्चे अपने आप को यूं भिन्न मानने लग जाएंगे। हर बच्चा पानी अपना अपना लेकर के पीता है तो वो दूसरे को पानी पिलाने की कोशिश नहीं करता, तो उनमें सेवा की भावना समाप्त हो जाती है। तो सर उत्सव मनाया जाता है कि इसका मतलब है उस पर संकट आ गया। जी, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षकों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाने का ही काम सौंप दिया जाए, बाकी की ये है ना ये जो अन्य काम है ये हटा दिए जाए। और वैसे कानून मनाने की छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल हो जाएंगे। बच्चों को बाल श्रम है, बाल श्रम प्रतिबंधित है। छोटे छोटे बच्चे होटलों पर इन पर वो बर्तन मांज रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। सड़कों पर आपने देखते नहीं कि छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर बैठे बेचारे भीख मांग रहे हैं, तो सरकार उनके लिए कानून बनाए ना। बिल्कुल भीख क्यों मांगे हमारे देश में? सही बात है। किस चीज की कमी है? हाँ, हमारे देश के बच्चे यूं घूमते क्यों फिरें? स्कूलों में कमी थोड़ी है, करवाए भर्ती, उसके लिए कानून बनाए कि कोई बच्चा सड़क पर घूमेगा ही नहीं। तो ये कोई बात है? देखो ये बेकार की बकवास जी जब आपको ये मालूम है कि ये बच्चे हमारे देश के, जी, तो फिर आप इसको ऐसा आडंगा क्यों लगाते हो कि उसकी वो पूर्ति नहीं कर सके? हाँ अब तो आपका पहला ध्येय होना चाहिए कि हम इन बच्चों को शिक्षित करें। अगर इनके कोई डॉक्यूमेंट की बात होगी बाद में देखेंगे। जिनका पेट नहीं भरता वो कब डॉक्यूमेंट पूरा करेगा? हाँ, वो डॉक्यूमेंट पूरा करेगा, उसको जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है एक दिन या चार, अच्छा एक दिन में डॉक्यूमेंट, तो मैं कह रहा हूँ जो अपने बड़े कानून बनाने वाले हैं उनको भेज दो, एक दिन में डॉक्यूमेंट वो पूरे नहीं कर सकते, और वो एक दिन अगर मजदूरी छोड़ देगा पेट कौन भरेगा फिर? हाँ सही बात तो है। इसलिए उन बच्चों को तो पहले शिक्षा की व्यवस्था करो, 5वीं तक की शिक्षा दे दो, उसके बाद में कहा भाई अब तेरे को पूरा कराना पड़ेगा। ये गलत है। आधार कार्ड से क्या होगा? ये आधार कार्ड से प्रमाणित होगा क्या कि ये राजस्थान का मूल निवासी है? हाँ, ये तो कोई प्रमाणित नहीं। तो फिर आप पहले काम तो ये करो ना कि उसको बेचारा पढ़ाने की व्यवस्था कर दो। पढ़ाने की व्यवस्था करो, सही है। आप रोजगार दें, उस समय बता देना कि भाई तेरे डॉक्यूमेंट पेश कर। पढ़ाने में तो अगर मान लो कोई दूसरा भी पढ़ गया ना तो उससे बुरा क्या होता है? नुकसान क्या है? सही बात है। ये तो नहीं कोई सैलरी लेके जा रहा है। किसी भी बच्चे के एडमिशन पर इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना गलत है। रोजगार में एक सर आरटी नियम के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें हैं जो निर्धन परिवार के या ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आरक्षित हैं, और बल्कि उसका लाभ भी उन बच्चों को कभी नहीं मिल पाता जो हकीकत में उसके हकदार हैं। इस देश में लाभ वो लेगा जो सशक्त है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। बाकी आज तक एक मैं बताऊँ, हमारे यहाँ वो कस्तूरबा गांधी स्कूल खुले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कस्तूरबा स्कूल खुले हुए हैं। उनमें यह था कि ये जो घूमने फिरने वाले लोग हैं इनके बच्चों को उनके आवासीय व्यवस्था दे करके और उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये सारे के सारे इसमें जो एडमिशन है, मैं एक दिन गया उसमें देखा सारे के सारे जो एडमिशन है वो ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों के जो मतलब सक्रिय हैं, जो समझदार हैं, उन लोगों ने अपने बच्चों का उसमें एडमिशन करवा रखा। तो ये सारा बीपीएल भी नहीं है। नहीं, ये उस नीचे मान लो को बैकवर्ड क्लास का कोई भी लड़का होगा ना, लड़की है बैकवर्ड क्लास की लड़कियां हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास में जरूरी है कि वो गरीब है। हाँ सही बात है। अरे भाई, ये जो झोपड़पट्टी वाले गरीब हैं या ये वो लोग गरीब हैं जो बसे हुए हैं, भाई प्रायोरिटी तो इनको देनी उनको नहीं बनाए उन्हीं के लिए। आज के राजनीति जो आप देखते हैं तो राजनीति में ऐसे ऐसे लोग विराजमान हैं जिनका समाज सेवा या किसी क्षेत्र में कोई लेना देना नहीं है, और बल्कि युवा पीढ़ी केवल अपने रोजगार या पैसों के लिए इधर उधर भाग रही है और राजनीति का ढांचा बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। तो युवाओं को राजनीति से दूर भागना चाहिए या राजनीति में आना चाहिए? युवा का राजनीति में आना
तब उपयोगी है कि युवा उसमें योग्य हो। मान लो कि जैसे आज युवा, अब अपने राजनीति में युवा बहुत हैं, लेकिन किसी का अगर बैकग्राउंड है वो बदमाशी का है, किसी का इलीगल सोर्स का है, तो इस प्रकार का अगर आदमी राजनीति में आएगा तो सत्यानाश कर देगा। लोकतंत्र में राजनीति के बिना सुधार हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें योग्य व्यक्ति हों, ईमानदार व्यक्ति हों, कर्तव्य सेवाभावी व्यक्ति हों, तब जा कर के है। अब कोई किसी भी आदमी को आप युवा के नाम से उसमें अगर कर दोगे, सही है। अब हम भेज रहे हैं ना, हम 300 MP भेज रहे हैं ना, संसद में गुंडों को भेज रहे हैं, और क्या युवा के नाम तो फिर वो जो योजनाएं बनाएंगे वो गुंडों के नाम के लिए बनाएंगे या कुछ सामान्य व्यक्ति के लिए बनाएंगे। तो इसलिए ये क्या कि सारी राजनीति का वर्तमान में है नहीं, राजनीति एक तो क्या हो गया कि सबसे बड़ा मतलब फायदे का सौदा हो गया। एक बात, दूसरी एक बार आंगुली डल गई तो आज भी राजनीति में वो ही क्या है, बाप से बेटा, बेटे से बेटा, बेटे मतलब भाई भतीजावाद वो का वही पूरा का ज्यों का त्यों है। राजाशाही होती थी ना, ज्यों की ज्यों राजाशाही है। जितने भी परिवार राजनीति में देख लो, उनका बेटा है तो और उसकी बहू है तो और उसकी पोती है तो वो सारे वही आ रहे हैं। तो योग्यता का ठेका उन्हीं के पास है। सही बात है। लेकिन मैं ये बताऊं कि 1950 साल ये देश गुलाम रहा, इन लोगों में आज भी जनता में वही गुलामी के इनके DNA में है। बिल्कुल जंजीरें और उसके कारण से क्या करते हैं, ये केवल जी हजूरी करना या चापलूसी करने के सिवाय कोई काम नहीं। या किसी को 2 रुपये का लाभ मिल गया उसके पीछे उड़ाना, बाकी ये नहीं देखते कि इस आदमी में योग्यता है या नहीं है। राजनीति में आप बताइए कि जिस आदमी को हम चुन के भेजते हैं, हमने आज तक सुना है कि बनाने वाला सबसे बड़ा है। हम परमात्मा की इसलिए पूजा करते हैं कि उसने हमें यहाँ भेजा है, तो बनाने वाला सबसे बड़ा होता है। बनाने वाला वोटर है, तो बनाने वाले वोटर जिसको बना करके भेजता है ना, जिस दिन जीत गया ना वापिस आकर को वही बनाने वाला क्या करता है, उसी की पूजा करनी शुरू कर देता है। होना तो ये चाहिए था कि वोटर की पूजा करे कि आपने मेरे पर भरोसा जताया, मैं आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। बल्कि वो कहता कमी को छोड़ो, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैं तो आपकी पूजा करूंगा। वो उसकी पूजा करने लगे, क्यों करेगा वो काम, बताओ। सही बात है। वो हम गांव में जाते हैं तो गांव की चौधर नाम से तब लोगों से पूछते भी हैं, भाई ये जो वोट पड़ते हैं ये चौधर के हैं कि काम के हैं, तो वो कहते हैं बोले चौधर के हैं। बोले 5 दिन तो वो हमारे आगे झुकेंगे और 5 साल बल्कि हमें उनकी जूतियाँ सरकानी पड़ेगी। बिल्कुल ये बात है। तो सर बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने शिक्षा के क्षेत्र में, और आपका भी बहुत ही उत्कृष्ट योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जो युवा पीढ़ी हमें देख रही है तो उन्होंने भी आपसे शिक्षा प्राप्त करके बहुत ऊंचे ओहदे तक बच्चे पहुंचे हैं, और ज़्यादातर आपको अपने एरिया में तो खास करके जानते ही हैं भाई, आपकी आदर्शवादी बातें और आपकी मेहनत और जो उसूलों पे चलने वाले आप वाकई में एक सच्चे हमारे सैल्यूट ऑफ रियल हीरो के 7वें सितारे के रूप में हमने आपका कीमती समय लिया था। अंत में सर, हमारे युवा या जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए 2 लाइन में कोई संदेश? उनके 2 लाइन में संदेश ये है कि भाई मेहनत के सिवाय दूसरा कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है कि आदमी के जीवन बड़ी कीमती होता है। उसको प्रत्येक कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जो मैं काम करूँगा उसका मेरे व्यक्तिगत जीवन पर, मेरे परिवार के जीवन पर, मेरे समाज के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, और अगर तनिक भी किसी के भी खिलाफ जाता है तो उसको रोक देना चाहिए। सर, आपने तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर के और जिला शिक्षा अधिकारी तक के पद को सुशोभित किया है, तो आप अपने शिक्षा काल के दौरान किन किन चुनौतियों का मुख्य आपको सामना करना पड़ा था? विशेषकर शिक्षा विभाग में सेवा करने के दौरान मुझे कोई विशेष चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं जहाँ भी शिक्षा विभाग की नौकरी करते हुए जहाँ भी गया, जिस गांव में भी गया, तो मुझे वहाँ पूरा सम्मान, पूरा आदर, पूरा सहयोग मिला, पूरा सपोर्ट मिला। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे सामने कोई चुनौतियाँ हैं। तो कोई चुनौतियाँ नहीं थी। जहाँ भी गए तो अपने आप ही सारी सुविधा अपने आप उपलब्ध होती थी, गांव के लोग करवाते थे। तो ऐसी कोई चुनौती मेरे सामने नहीं। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहा कि जितनी शालीनता, जितनी सम्मान के साथ मैंने शिक्षा विभाग की सेवाएं पूर्ण की, ऐसा गौरव मैं ये मानता हूँ बिरले को ही मिलता है। बिल्कुल। और बल्कि आपने तो शिक्षा के क्षेत्र के प्रत्येक पायदान को आनंदित तरीके से
बिल्कुल सुशोभित किया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक रहे हैं आप, उसके बाद द्वितीय श्रेणी अध्यापक रहे, उसके बाद प्रधानाचार्य रहे, और प्रधानाचार्य के बाद आप बीईओ रहे, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर भी रहे, और उसके बाद आप अंत में डीईओ तक रहे। तो आपने पूरी शिक्षा प्रणाली सर देखी। तो आपको शिक्षा प्रणाली में कौन सी खामी नज़र आती है, भाई ये खामी सरकार को ज़रूर दूर करनी चाहिए? सरकार का सबसे बड़ा काम है मॉनिटरिंग। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी भी योजनाएं लागू हो रही हैं, सारी की सारी योजनाएं बढ़िया है, लेकिन उस योजनाओं का फीडबैक नहीं लिया जाता। उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, वो कमज़ोर है। वो कमज़ोर मॉनिटरिंग सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से कोई कार्य मतलब पूर्ण जितना हम अपेक्षा करते हैं वो उस स्थिति में हो नहीं पाता है। तो इसलिए आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो पैसे के लिए अवैध और अनैतिक कामों की तरफ भी दौड़ रही है। बिल्कुल आज युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा नशे का वो चलन लत हो गई है। बिल्कुल हो गया अब छोटे छोटे बच्चे आज नशे के लत हो गए। जिस देश की युवा नशे में अगर गिर गए, उस देश उस लोग के भविष्य को क्या होगा? समझते हैं? कुछ भी नहीं होगा। हाँ। बिल्कुल अंधकार में है। तो इसलिए जिनके भरोसे हम ये समाज चल रहा है, उनकी रक्षा करने का दायित्व भी समाज का है। सजा काट के आ गया उससे कुछ नहीं होता, लेकिन जो सजा काट के आने वाले सर आज के टाइम तो हीरो बन रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं। बिल्कुल। नजर समाज को क्या है, अच्छे और बुरे का अच्छे को प्रोत्साहन देना चाहिए, बुरे की आलोचना करनी चाहिए, जिससे क्या है कि बुरी चीजें समाज में पनपे नहीं। समाज की पकड़ ढीली पड़ गई। बिल्कुल सही बात। समाज की जो नियंत्रण था ना, वो खत्म हो गया। और खत्म होने के कारण से ये बुराइयां ज्यादा फैलने लगी। तो जिस देश की जवानी जेलों में बंद हो, उस देश का भविष्य क्या होगा ये तो ईश्वर ही जानता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सामान्य व्यक्ति को एक विशेष नहीं सर, ऐसा हमारा चैनल का विशेष समझने की भूल की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई भूल नहीं की सर। हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है भाई, हम ऐसे गुमनाम सितारों को लेकर के आए जिन्होंने समाज में और देश सेवा में अपना वाकई में उत्कृष्ट योगदान दिया है, लेकिन लोग उनके बारे में जानते नहीं है। जैसे हमने आपको परसों रवि सर के बारे में बताया था, और आप भी सुनकर के अचंभित रह गए थे भी एक युवा बंदा जो सरकारी सेवा में होने के बाद भी इतना टाइम निकाल करके वो 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वाकई में एक उसकी अच्छी उपलब्धि है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।